शंकर का ऑर्डर सुनते ही 3 से 4 बॉडीगार्ड्स तुरंत ही विराज की तरफ भागने लगे थे। विराज को पता था कि उनके मस्कुलर फिजिक के सामने वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। एक ही झटके में उन बॉडीगार्ड्स ने विराज को जमीन पर बैठा दिया था। जब काजल ने अपनी आंखों के सामने विराज को इस हालत में देखा, तो वो तुरंत ही विराज की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन शंकर ने काजल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे कजिन सिस्टर, क्या तुम्हें अपने लवर को मार खाता हुआ देखकर बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें बाद में इससे भी अच्छा शो दिखाऊंगा। उसे देखकर उसका दिल कांप जाएगा। ये बोलते हुए शंकर के चेहरे पर नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि बार में मौजूद लोग उसकी बात सुन रहे होंगे। जब से विराज ने फीनिक्स मॉल में शंकर को मात दी थी, शंकर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। इडियट, छोड़ मुझे, जाने दे, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। ये बोलते हुए काजल छटपटाने लगी थी, लेकिन शंकर के बाजुओं की ताकत के सामने काजल में इतना कहां दम था। अरे कजिन सिस्टर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों शावर लेने चले। क्या बोलती हो? शंकर ने शातिर मुस्कान के साथ काजल से कहा, और ये बोलते ही वो काजल को खींचते हुए बार के पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाने लगा, जहां पर एक प्राइवेट रूम था। प्राइवेट रूम की तरफ जाते हुए अचानक से शंकर के कदम रुके और उसने पीछे मुड़कर भीड़ को देखते हुए कहा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें मैं माफ करता हूँ। सब कुछ फ्री है, जो करना है करो, पार्टी करो, मजे करो, मैं भी मजे करने जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद शंकर काजल को उस प्राइवेट रूम में ले गया था। जब शंकर के आदमियों ने देखा कि शंकर तो वहां से चला गया है, तो वो लोग भी विराज को अंदर की तरफ एक कमरे में ले जाने लगे थे। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई और उसी के साथ बार का दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उस दरवाजे के उस तरफ से कुछ पुलिस वाले अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लेकर दाराज ढाबा में एंटर हुए। दरवाजा गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वो शंकर को भी सुनाई दी थी। ये क्या हुआ? मनी मन ये बोलते हुए शंकर ने जैसे ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि पुलिस उसके बार में आ गई थी। तुरंत ही शंकर के कदम पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगे थे। चौहान, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? उन पुलिस वालों को जो लीड कर रहा था, उसका नाम रणजीत चौहान, जो चीफ रॉय साहब से 2 पोजीशन नीचे जरूर था, लेकिन उसके बाद भी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था। ऑफ कोर्स, मुझे पता है, मैं तुझे ही पकड़ने आया हूं। रणजीत ने छाती ठोकते हुए कहा, मुझे पकड़ने? ये बोलते हुए शंकर की नजर उसके बार में मौजूद उन पुलिस वालों पर गई। शंकर ने देखा कि उसके बार में 20 से 30 पुलिस वाले मौजूद थे। सभी के हाथ में गन थी, हेवीली आर्म्ड थे, यानी वो सभी पूरी तैयारी के साथ शंकर को पकड़ने आए थे। कैप्टन रंजीत, शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। मैं इस शहर का आम नागरिक हूँ जो लॉ फॉलो करता है। मेरे बार में इतने सारे पुलिस वालों को लाने का क्या मतलब है? क्या तुम सब आज मेरे साथ बैठकर शराब के मजे लूटना चाहते हो? लेकिन अफसोस, आज मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। फिर कभी आना, अपन जरूर बैठेंगे। जब रंजीत ने देखा कि शंकर कुछ ज्यादा ही भुदक रहा है, तो तुरंत ही रंजीत ने कड़क अंदाज में कहा, शंकर, अगर तू अपने आप को आम नागरिक और अच्छा इंसान बता रहा है, तो मुझे डर है कि हमारे मुंबई शहर में पता नहीं कितने पापी भरे होंगे। क्या तुझे तेरे काले कारनामों के बारे में नहीं पता? रंजीत की बात सुनकर शंकर जोर से हंसते हुए बोला, मैंने क्या किया? अच्छा, अगर कुछ किया भी है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? है कोई सबूत? 1 सेकंड में बाहर आ जाऊंगा, और ये तुम्हें भी पता है। रणजीत, तुम तो पुलिस वाले हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि बिना किसी सबूत के तुम मुझे उठा नहीं सकते हो। शंकर की बात सुनकर
रंजीत ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे वाह शंकर, तू तो मुझसे ज्यादा कानून जानने लगा है। क्या तुझे ही अब मुंबई शहर का कमिश्नर नहीं बना देना चाहिए? जैसे ही रंजीत के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस बार में मौजूद सभी पुलिस वाले शंकर को देखकर हंसने लगे थे और शंकर को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी। रंजीत, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। मैं तुम्हारी तरह सड़कों पर घूमने वालों में से नहीं हूं। मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है, वरना। इससे पहले कि शंकर आगे कुछ कहता, रंजीत ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोलने से रोका और अपना मुंह खोलते हुए बोला, वरना क्या? क्या करेगा तू? हमें जान से मारेगा? धमकी दे रहा है तू? ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को धमकी दे रहा है? अपने आदमियों को इकट्ठा करके दूसरे आदमियों को पिटवाता है? अपने बार में भीड़ इकट्ठी करके लड़कियों को खरीदता है और बेचता है, और साथ ही साथ पुलिस को धमकी देता है। अब बता, तुझे किस मामले में अंदर करूं? सबूत चाहिए था ना तुझे? अब बोल, हर चीज का सबूत देंगे। रंजीत के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर शंकर के चेहरे के हाव भाव एकाएक से बदल गए थे। उसकी बातें सुनकर शंकर को एहसास हो गया था कि ये भी कोई विराज की ही चाल होगी जो उसे फंसाने के लिए की गई थी। मैं यही सोच रहा था कि साला ये लड़का अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया। अब पता चला कि इसकी अमीरी के पीछे मुंबई पुलिस छुपी है। इसी के साथ शंकर के कदम रंजीत की तरफ बढ़ने लगे थे। कठोर आवाज में फिर से शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, रंजीत, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इन सब मामलों में तुम मुझे अंदर कर सकते हो? चलो मान लो कर भी दिया, तो तुम्हें भी पता है कि मुझे बाहर आने में एक दिन भी नहीं लगेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? शंकर वाकई में काफी एरोगेंट था और सभी लोगों के सामने मुंबई शहर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को धमकी दे सकता था। लेकिन रही रंजीत की बात, तो वो भी बहुत दिलेर पुलिस वाला था, एकदम सिंघम की तरह। हाँ, पहले उसके पास शंकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए शंकर पर कभी हाथ डालना मुमकिन नहीं हो पाया था। लेकिन अब रंजीत के पास जो सबूत थे वो इतने मजबूत थे कि रंजीत शंकर से पंगे लेने का काम आसानी से कर सकता था। सुन बे शंकर, अगर तू इज्जत से हमारी बात नहीं मानेगा और ऐसे ही बार बार रेजिस्ट करेगा और धमकी देगा तो सोच ले, फिर मुझे भी कानून के बाहर जाकर कुछ करना होगा, और उसके लिए मुझे कानून से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरा घोड़ा तेरे मुंह से ज्यादा तेज भागता है, इसीलिए चुपचाप सरेंडर कर दे। जैसे ही शंकर ने रंजीत के मुंह से ये सुना, वैसे ही उसने और भी ज्यादा कूल बनने की कोशिश की। कम ऑन रंजीत, इतने सालों से मैं मुंबई शहर में हूं, क्या मुझे तुझ जैसे पुलिस वाले से डरना चाहिए? अचानक से शंकर के कदम उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि शंकर क्या करने वाला है। जैसे ही शंकर ने प्राइवेट रूम खोला, वैसे ही उसने काजल के बाल पकड़ते हुए उसे रंजीत के सामने पेश किया। पता नहीं कहां से, लेकिन शंकर के हाथ में एक चाकू भी था जो उसने काजल की गर्दन पर टिका रखा था। शंकर ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, ब्यूटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम तैयार हो, है ना? तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है ना? छोड़ उसे। जब विराज ने देखा कि शंकर के हाथ में चाकू है और उसने उस चाकू को काजल की गर्दन पर टिका रखा है, तो वो अचानक से चौंक गया था। शंकर के आदमियों को चकमा देते हुए विराज भागते हुए शंकर की तरफ बढ़ने लगा था। ओए लड़के, तेरी हिम्मत तो देखो, अपने बाप को फंसाने चला था, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबसे पहला नंबर तेरा ही होगा। ये बोलते हुए शंकर के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। इसी के साथ शंकर ने महसूस किया कि काजल अभी भी उसकी बाहों में है और काजल को देखते हुए बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को तुम लोगों ने इस्तेमाल किया। छी 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 छी, मैं तो ऐसी लड़की को परी बनाकर रखूं, लेकिन तुमने तो इस लड़की को देश के लिए बेच दिया। जब तुमने बेच दिया है तो मैंने खरीद लिया।
लेकिन इस लड़की को कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। क्या होगा अगर इस चाकू से इसके चेहरे को चीर दिया जाए? इसका चेहरा तो पूरा खराब हो जाएगा। इसी के साथ शंकर अब काजल को दया की नजरों से देखने लगा था। हाँ, तो अगर इसका चेहरा खराब होता है तो होने दो। वैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सही है, तुम इसका पूरा शरीर खराब कर दो। वैसे भी इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है। खराब हो जाएगा तो कम से कम प्लास्टिक सर्जरी करवाकर थोड़ी खूबसूरत तो हो जाएगी। जैसे ही काजल ने विराज के मुंह से ये सुना, तुरंत ही उसके मुंह से यू इडियट जैसे कुछ शब्द बाहर निकले थे। हालांकि वो मन ही मन विराज को कोसने लगी थी। साथ ही साथ उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं विराज की बात सुनकर शंकर सच में उसके चेहरे को खराब ना कर दे। काजल की आंखें काफी बड़ी हो गई थी और उसका दिल मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहा था। ओए लड़के, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? तेरी चालाकी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। अब ये तेरी चाल है मेरी नजर में कुछ। इससे पहले कि शंकर अपनी पूरी बात रख पाता, अचानक से पीछे से किसी ने शंकर के सर पर हमला किया। आह आह चिल्लाते हुए शंकर एक ही झटके में जमीन पर गिर पड़ा था और उसके हाथ से वो चाकू भी फिसलकर जमीन पर आ गया था। शंकर के नीचे गिरने के बाद पता चला कि वो वार आखिर किसने किया था। वो था हमारा जितिन। क्या बात है जितिन, गुड जॉब, एक ही झटके में गिरा दिया। जब विराज ने जितिन की तारीफ की तो जितिन भाई साहब अपना सर खुजलाने लगे थे और कुछ सोचते हुए बोले, ये तो एक मामूली सा अटैक था। जितिन, इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नीच आदमी से डील करने के लिए हमें हरामी होना ही पड़ता है, वरना ऐसे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। अभी विराज ये सब बोलते हुए जितिन को कुछ समझा ही रहा था कि तभी अचानक से सटाक की आवाज आई। इडियट! विराज के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ने के बाद इडियट शब्द सुनाई दिया और काजल हवा के तेज झोंके की तरह विराज की नजरों से दूर हो गई थी। विराज भाई, आप ठीक तो हैं? जितिन ने तुरंत ही रिएक्ट करते हुए विराज से पूछा। खांसते हुए विराज ने कहा, हाँ हाँ ठीक हूं, लेकिन थप्पड़ बहुत कड़क था। मुस्कुराते हुए विराज ने अपने गाल को हाथ लगाया। इसी के साथ विराज ने देखा कि बार में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी उसी को घूर रहे थे। माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। वेल कैप्टन रंजीत, अब चूंकि मामला निपट गया है तो चलो हम भी यहां से निकलते हैं। विराज की बात सुनकर तुरंत ही रंजीत ने विराज से कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, गिरफ्तार कर लो इन सबको। इसी के साथ रंजीत ने शंकर के आदमियों को भी गिरफ्तार करने के फरमान जारी कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद विराज, रंजीत और बाकी के सभी लोग सेंट्रल प्रिजन पहुंच गए थे। चीफ रॉय साहब भी वहीं पर उनके आने की राह देख रहे थे। उसी वक्त अचानक से शंकर को होश आया और उसने विराज को देखते हुए कसम खाई, लड़के जल्दी से मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी तुझे जाने दूंगा, लेकिन अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो उसके बाद तुझे अंजाम भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। तुम्हें छोड़ दूं? अरे लेकिन ऐसे कैसे? उन लोगों से पूछना पड़ेगा ना। अगर वो मानेंगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शंकर के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देने लगा था। विराज के बोलते ही शंकर के पीछे से वो बूढ़े अंकल और उनका पोता सामने आ गए थे। शंकर को देखते ही उन बूढ़े अंकल में अचानक से जोश आ गया था। तुरंत ही उन्होंने शंकर का कॉलर पकड़ा और कड़क अंदाज में बोले, साले कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरा बेटा वापस दे। उन अंकल की बात सुनकर शंकर की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या रंजीत और उसकी टीम शंकर से गुनाह कबूल करवाएगी? क्या शंकर गुनाह कबूल करेगा? अगर नहीं तो शंकर का क्या हाल किया जाएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर पुलिस को शंकर को छोड़ना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या शंकर विराज का जानी दुश्मन बन जाएगा? आखिर कैसे निपटेगा विराज? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।